सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पंकज और मैं जेएनयू में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेएनयू वर्सेस यूपीएससी। जो जेएनयू के बच्चों के मन में हमेशा दुविधा होती है, जो भी जेएनयू के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके मन में हमेशा दुविधा होती है कि क्या जेएनयू में यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा कि क्या जेएनयू में यूपीएससी का माहौल है। दूसरा पोर्शन होगा कि क्या जेएनयू में यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है। तीसरा जो वीडियो का पार्ट होगा वो ये होगा कि क्या आपको जेएनयू से पास आउट होने के बाद एज अ एस्पिरेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और किस तरीके का हेल्प मिलेगा। और जो चौथा चीज़ है वो है कि किन को जो है यहाँ पे जेएनयू में एडमिशन लेना चाहिए, किन एस्पिरेंट्स को, जो बिगिनर हैं उनको या फिर जो 2-3 साल पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर बात करें हम कि यूपीएससी यहाँ पे माहौल कैसा है, जेएनयू में यूपीएससी का माहौल कैसा है। तो एक मोटा मोटा अगर मैं आपको समरी बताऊं तो यहाँ पे जो प्रोफेसर होता है वो अपना कोर्स कंटेंट जो होता है, जो भी सिलेबस होता है खुद डिज़ाइन करता है। इट मीन्स जो भी वो सिलेबस डिज़ाइन करता है वो आपको कंटेंट कहीं भी यूट्यूब पे बहुत कम मात्रा में ही मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब हो गया या फिर कहीं भी आप आर्टिकल कोई पढ़ते हैं। बेसिकली जो वो अपना सिलेबस तैयार करता है प्रोफेसर, वो रिसर्च पेपर पे बेस्ड होता है सारा। क्योंकि आपको पता होगा कि जेएनयू एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे मेनली जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है रिसर्च पे। तो जो भी प्रोफेसर अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं वो रिसर्च के बेस पे ही डिज़ाइन करते हैं और वो आपको रिसर्च पेपर पढ़ के समझ में आएगा। ओके, तो अगर आप चाहें कि यूट्यूब से या फिर कह लें तो नॉर्मल कोई अगर आर्टिकल हो या फिर कोई लिंक हो, वेबसाइट हो, वहाँ से कर लें तो वो आपको ये यहाँ का कोर्स आप उससे नहीं तैयार कर सकते हैं। इट मीन्स आपको जो प्रोफेसर पढ़ाएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रोफेसर जो आपको पर्सपेक्टिव देगा वो केवल वही दे सकता है, बाकी आपको कहीं से नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे टर्म पेपर हैं, जो यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, जो यहाँ पे मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, इन सभी चीज़ों के बीच में अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, समझिएगा बात को, अगर आप इन सभी चीज़ों के बीच में अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर लूँगा तो थोड़ा हेक्टिक होगा। ठीक है, ये वेरी कहाँ करता है, वेरी करता है जो कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत हेक्टिक प्रेशर रहता है और कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे प्रेशर कम रहता है। टीचर्स के द्वारा कह सकते हैं या फिर सेंटर के द्वारा कह सकते हैं। जैसे मेरा जो सेंटर है सीएसआरडी, मैं ज्योग्राफी में मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा जो सेंटर है वो बहुत हेक्टिक है। तो यहाँ पे बेसिकली लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सेंटर से भी कुछ बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ बच्चे मेंस भी लिख रहे हैं। एक हम लोगों की दोस्त थी जिसका सिलेक्शन अभी उड़ीसा सर्विस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होता ही नहीं है। देखो, हो सकती है प्रिपरेशन, लेकिन वो आपके मेनली जो डिपेंड करेगा सेंटर पे डिपेंड करेगा, आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करेगा, आपके टीचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माहौल है वो थोड़ा टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ के। दूसरी चीज़, अभी आप मोटा मोटा अगर मैं आपको एक खाका बताऊं, एक तरह से कहें तो जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं उनका क्या शेड्यूल रहता है जेएनयू में, तो 4 से 5 घंटे की आपकी क्लास होगी। ठीक है, 9 से 1 या 2 बजे तक क्लास चलेगी। 2 बजे के बाद जो आपको टाइम मिलता है 7:30 बजे तक, जबकि 7:30 बजे डिनर होता है। तो 2 से 7 के बीच में आप अगर एक प्रैक्टिकल माइंड की तरह सोचा जाए तो आपको 2-3 घंटे की आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 घंटे की क्लास करके आए हुए होते हैं। क्लास करके तो थोड़ा प्रेशर रहता है। उसके बाद फिर आप 1-2 घंटे सोएंगे तो दिन में आपको मान के चलिए 2 से 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा केवल। और रात में जो टाइम मिलता है आपको 3 से 4 घंटे, आप 1-2 बजे तक आप अगर आप सोते हैं तो आपको पूरा टोटल मिला के 6 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। अब जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको भी तो कंसोलिडेट करना है ना आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2-3 घंटा आपको देना पड़ेगा क्लास के लिए। ठीक है, जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए आपको 2-3 घंटा आपको घर पे देना पड़ेगा। रिसर्च पेपर हो गया पढ़ना पड़ेगा, आपको टर्म पेपर बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों को भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है मैक्सिमम 3 से 4 घंटा बचता है, अगर आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ही टाइम मैनेजमेंट का है। अगर कोई बच्चा यहाँ से सिलेक्शन पा ले रहा है और कोई नहीं पा रहा है तो इसमें मेन जो फैक्टर है वो टाइम मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो वो मैटर करता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो है यूपीएससी का माहौल। बच्चे यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अपने कोर्स के साथ। लेकिन कोर्स जो है, कभी भी यहाँ के प्रोफेसर जो भी हैं उनसे अगर आप सजेशन मांगेंगे कुछ, ऑब्वियसली वो
मना ही करेंगे, ठीक है, या फिर प्रेशर ही देंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पे आके क्यों करना है यार, ये तो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है प्रोफेसर्स की कि बच्चे ज़्यादा जो है यूपीएससी में इन्वॉल्व ना हो, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो, यहाँ पे रिसर्च पे काम किया जा सके, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है या नहीं, तो देखो अगर आप बिगनर हो, बिगनर इन द सेंस कि अभी आपने अपना ग्रेजुएशन किया और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है यूपीएससी की, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसे जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद अगर आप सीधे यूपीएससी की समुंदर में कूदेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत साल से बच्चे पढ़े हुए हैं, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स सारे पढ़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप उनमें बिल्कुल नए होंगे। तो जो जेएनयू है वो क्या आपको प्रोवाइड करता है, सबसे पहली जो चीज़ जेएनयू को प्रोवाइड करता है वो है आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है जेएनयू। अगर आप किसी रूरल एरिया से हैं, अगर आप किसी कह सकते हैं ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आपको जेएनयू आना चाहिए। अब देखो जेएनयू आना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि केवल जेएनयू आइए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। जेएनयू जो है 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला तो यहाँ पे बच्चे अभी जेएनयू यूपीएससी के लिए भी जाना लगा है, लेकिन उसके पहले जो है वो रिसर्च के लिए जाना जाता था। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन ये होंगे, एक तो आप यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन, वो मैं प्रिपरेशन नहीं कह रहा हूँ, एक तरह से कहें तो आप बेस बना सकते हैं। जो भी यूपीएससी के सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप चाहें तो अपने 2 साल के कोर्स में कंप्लीट कर सकते हैं आराम से बैठ के। और धीरे धीरे जैसे मान लीजिए डेली आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, तो आप डेली अगर कंटिन्यू आप रखते हैं अपने प्रिपरेशन को, तो आप चाहें तो लास्ट जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपका एक बेस बन चुका होगा प्रिपरेशन का यूपीएससी का, ओके। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो गया, देन आप नेट जेआरएफ करके रिसर्च में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ये आपके पास एक प्लान बी रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी जो है वो है प्लान बी, क्योंकि सक्सेस रेट आपको भी पता है 1 to 2% होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, अपने जीवन में कुछ अलग करना, तो ज़रूर आप जेएनयू आइए। दूसरी चीज़, जो लोग 2-3 साल पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, उसके बाद वो 1-2 साल दे चुके हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो मैं कहता हूँ भाई 1-2 साल और दे के अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाओ। यहाँ पे आके फिर कोर्स में उलझना मुझे लगता है जहाँ तक वो सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो स्टार्टिंग में तो पूरा उनका माइंड रहता है यूपीएससी का, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन जैसे जैसे सेमेस्टर बीतता है ना तो फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है एकेडमिक्स की तरफ। तो ये एकेडमिक्स के लिए तो अच्छी बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट एकेडमिक्स में बढ़ रहा है, लेकिन भाई अपना भी कुछ इंटरेस्ट होता है। आपका इंटरेस्ट अगर यूपीएससी करने का है तो आप ऑब्वियसली आप वहाँ पे आपको रह के करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ से यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ एकेडमिक्स करते हैं तो कौन कौन सी हेल्प मिलेगी आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने में, ठीक है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आगे चल के प्रिपरेशन में। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका जो बात करने का तरीका होगा, वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे अलग होगा। दूसरी चीज़, आपका जो राइटिंग स्किल होगा वो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर राइटिंग्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स जो आप लिखते हैं, टर्म पेपर लिखते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं, इन सारी चीज़ों से आपके अंदर एक राइटिंग स्किल्स डेवलप होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकेडमिक्स वाली राइटिंग ही यूपीएससी में चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन जो थॉट्स जो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं आप आंसर लिखते टाइम, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डेवलप होगी जो कि आप आंसर लिखते टाइम ब्लैंक नहीं होंगे, ओके। तीसरी चीज़, जो यूपीएससी है, यूपीएससी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, दो फेज जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स तो स्टार्टिंग मान लीजिए पहला फेज होता है, वो तो आपको करना ही करना है। तो जो मेंस और इंटरव्यू है, इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको मेंस में चाहिए राइटिंग स्किल्स चाहिए, एनालिटिकल आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो डेवलप होती है वो होती है आंसर राइटिंग करने से, सोचने से, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने से। आज की डेट में क्या है, बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लेक्चर्स पे डिपेंड हो गए हैं, तो पढ़ना हालांकि लोग बहुत कम कर दिए हैं, ठीक है, किताबें पढ़ना। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली रिसर्च आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। दूसरा चीज़, पॉलिटिकल अवेयरनेस, या तो कहिए आप इंडिया लेवल पे या कहिए आप वर्ल्ड लेवल पे, आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। आपको अगर आप नहीं भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे तब भी वो चीज़ें आपके अंदर ग्रैप्स होंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो है आपको इंटरव्यू में जो मदद मिलने वाली है।
आपको पता होगा कि इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। पर्सनालिटी यहाँ पे जो डेवलप होगी वो आपके अलावा जितने एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी जेएनयू में नहीं है एस्पिरेंट, या फिर ये कहिए कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी अलग होगी, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज रहेगा। जब आप यहाँ से पास आउट होंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर राइटिंग स्किल्स होंगे, आपके अंदर डिबेटेबल एक तरह से कहें तो हैबिट्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे हर सैटरडे संडे कह लें या फिर डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिसमें अगर आप आधा एक घंटा भी देते हैं दिन का तो आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट लाएंगी। जैसे ढाबा टॉक हो गया या कॉन्फ्रेंस हो गया या कहिए वर्कशॉप हो गए, इन सारी चीज़ों से जो है आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। तो ये तीसरी चीज़ थी कि जेएनयू में अगर आप यूपीएससी के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एकेडमिक्स के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी और वो आपके प्रिपरेशन में दिखेगी। ठीक है, वो आपके रिजल्ट में भी, आने वाले रिजल्ट में भी दिखेगा। चौथा चीज़ किसको आना चाहिए, जो कि क्रिटिकल है थोड़ा, ऑब्वियसली यार सबको आना चाहिए, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा जो केवल यूपीएससी को लेकर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, प्लीज़ यहाँ अगर आप यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो ड्रीम है, जो आपका एम है वो जो है डाइवर्ट होगा। तो मैं कहता हूँ कि आप आराम से जहाँ भी हैं वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रिपरेशन करिए। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं, जो अभी डाइकोटमी में है कि एकेडमिक्स करें या यूपीएससी करें या सोच रहे हैं यूपीएससी करने का, उनके लिए यहाँ आना ठीक रहेगा और अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको आके बहुत सारे डाइवर्स आइडियाज़, थॉट्स मिलेंगे, तो आप अपने आप को भी खुल पाएंगे, अपने आप में खुल पाएंगे। ठीक है, सो एज एस्पिरेंट आपको यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको अपने कोर्स के साथ, जब भी आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं जिस भी कोर्स में, उसके साथ आपको परस्यू करना चाहिए और साथ ही साथ आप अपना बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस और इंटरव्यू में आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें आपको प्लान बी आपका रहेगा। दूसरी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी वो आपका टीचिंग लाइन में रहेगी। सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी होगा, जो कि आपको पता है कि यूपीएससी में ऑप्शन भी कितना जरूरी है। सो फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो कह सकते हैं कि जेएनयू में ऐसे एस्पिरेंट्स आए जो अभी बिगिनर हैं या जिनकी प्रिपरेशन 2-3 साल पहले से हो चुकी है। ठीक है, मतलब एक बार उन्होंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया हो तो वो आ सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपने केवल 1 साल प्रिपरेशन की और अगले साल यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो थोड़ा ये हो सकता है कि आपका जो पिछला 1 साल हो एक तरह से वेस्ट हो गया हो, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा एकेडमिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, किस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन को कन्वे कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये है, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो जेएनयू जो है वो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे वही बच्चे आने चाहिए जो कि जिनका सच में इंटरेस्ट हो रिसर्च में। ठीक है, जिससे रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया में आप देख सकते हैं, इंडिया में बहुत जो रिसर्च की हालत है बहुत ख़राब है। सो ऑब्वियसली अगर जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट हो वो तो ज़रूर जेएनयू को अपना प्रीफरेंस बनाएं, यहाँ पे आने की कोशिश करें। और जो डाइकोटमी में है, यूपीएससी करें या फिर एकेडमिक्स परस्यू करें, ऐसा होता है ग्रेजुएशन के बाद कि लोग सोच नहीं पाते हैं कि हमको कंपटीशन में कूदना चाहिए या फिर आगे एकेडमिक्स को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार, अगर अपना टाइम ही जैसे मान लो लगाना ही है एग्जाम में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडमिशन ले लो, अपना बेस तैयार करो 1-2 साल, उसके बाद जो भी है प्रिपरेशन अपने स्टार्ट करो। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ पे 24/7 देखने को मिलेगी लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी की कोई टेंशन नहीं होती है। आपको यहाँ पे 2 साल अच्छे से आप तैयारी अपना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको अगर आप फाइनेंशियली आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली आप वीक हैं, तो ऑब्वियसली जेएनयू आपका स्वागत करता है और रहने के लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था पूरी तरीके से है। खाने पीने में जो मेस का जो भी बिल आता है उतना आपको यहाँ पे एनसीए मिल जाएगा अगर आप इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड से हैं तो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। और फिलहाल बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं और बोल नहीं पाते हैं, और यूपीएससी आप जानते हैं कि ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको एक्सप्रेस करना होगा, आपको चीज़ें बतानी होंगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे आके खुल सकते हैं। ठीक है, तो जेएनयू ऐसा माहौल देता है जिससे आप डिबेटेबल पर्सन बन पाएँ अगर आप एक्टिव रहेंगे यहाँ पे तो। ठीक है, सो फिलहाल यही आपको बताना था। बाकी प्रिपरेशन तो एक रूम में भी किया जा सकता है बैठ के, लेकिन वो सारी चीज़ें बुक से नहीं मिल पाएंगी जो कि एक खुले माहौल में आके, यहाँ जेएनयू में आके आपको मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि रिसर्च को भी आप वरीयता दें, क्योंकि ये आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा मोड है जहाँ पे बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, टेंशन लेते हैं और बाद में बहुत सारे ट्रॉमा उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो यही सब आपको बताना था। फिलहाल वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।